मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हम ही को मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। अकेला कौन चलता है, बगावत कौन करता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। झारखंड में आवाज़ बुलंद है, तेज हो रही है। संस्कृति रक्षा के लिए हर एक इंसान जो है अग्रसर नज़र आ रहा है। लेकिन आज हमारे साथ शख्सियत के तौर पर दीपक पुंड्रियार जी हैं, जिनकी पहचान जो है सिर्फ झारखंड ही नहीं, बाहर के लोग भी जानते हैं, किसी पहचान के मोहताज ही नहीं है। अपने समाज के पथ प्रदर्शक हैं, एक टीचर हैं जो वक्त वक्त पर क्लास लगाते हैं, बच्चों को समझाते हैं और जागरूकता मुहिम जो है इनके द्वारा चलाई जा रही है। कुर्मी के साथ आखिर कब तक अन्याय होगा, कई बार सवाल उठाते हैं। भाषा पर जो सवाल है वो भी उठाते हैं, संस्कृति को समझाते हैं। और आज गहराइयों से समझेंगे, हम बारीकियों को जानेंगे कि माहौल कैसा है झारखंड में और पर्व, संस्कृति, त्यौहार को लेकर के लोगों की धारणा में क्या परिवर्तन आया है। पहले तो जोहार सर और स्वागत। जोहार। इंडियन गार्ड को बहुत बहुत जोहार। कैसा लग रहा है, धनबाद आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप धनबाद में सर बहुत कम दर्शन देते हैं। नहीं, जब भी मौका मिलता है मैं तो पहुंचने का प्रयास करता हूं। सर, आज जिस आयोजन में शामिल हुए हैं, क्या इसका मकसद है, उद्देश्य है? थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, कहा जा रहा था कि आप गेस्ट के तौर पे भी हैं, परिवार के सदस्य के नाते भी यहाँ पहुँचे। देखिए, आज ये गीताश्री हॉल में जो मिलन समारोह हो रहा है, वह इस धनबाद क्षेत्र में जितने भी हमारे कुर्मी भाई लोग सरकारी नौकरियों में हैं या गैर सरकारी नौकरियों में भी है, वे उन लोगों का एक समूह है, एक एसोसिएशन है। उन्हीं लोगों का आज वार्षिक मिलन समारोह है। जी सर, आपको जब लोग देखते हैं तो वो सिर्फ सिर ही झुकाते हैं कि सर बहुत ज्ञानी हैं और अपने समुदाय का जन जागरण कर रहे हैं। आप जिस रफ्तार से काम करते हैं, क्योंकि उम्र की एक अवस्था होती है, एक समय के बाद लोग कहते हैं अब सरेंडर कर दिया जाए, लेकिन आपको देखकर जो है यूथ भी जो है वो कहते हैं कि हमको इनकी जैसा बनना है। आपके अंदर इतना ज्ञान आता कैसे है सर? अपने ऊपर कितना काम करते हैं? देखिए मैम, बात ऐसी है कि मनुष्य जो है 5 स्तर में जीवन को जीता है। पहला स्तर बायोलॉजिकल है, सेकंड स्तर है कि उसका सुरक्षा हो जाए, सेफ्टी हो जाए। थर्ड स्टेज में वो अपना घर परिवार संबंध बनाता है। फोर्थ स्टेज होता है आत्मसम्मान का, और फिफ्थ स्टेज होता है जी, मैंने उसको क्या बोलिएगा, आत्मबोध का। तो जब आपको आत्मबोध हो जाता है कि आपको लगता है कि मैंने तो जीवन में सब कुछ किया जी, लेकिन बड़ा क्या किया। बड़ा कहने का मतलब है कि जिसमें समाज के लोगों को कुछ न कुछ मिल जाए। तो जीवन के अनुभव क्रम में, क्योंकि बेरोजगारी को हम लोग भी झेले हैं और उस बेरोजगारी को झेल के रोजगार में भी आए, लेकिन जब अपने समाज को देखा जी, तो देखा कि हमारे 90% लोग जो पहले किसान थे आज मजदूर बन गए। ये दुख की बात है। आप गांवों में जाइए, आप जाके देखिए, अगर 100 घर का, 100 चूल्हे का अगर गांव है तो उसमें आपको 90 से अधिक, मैंने 99 भी कहूँ तो इसमें दो मत नहीं होगा जी, मैंने वो किसानी छोड़कर आज मजदूर बन गया है जी। तो एक बहुत बड़ा समुदाय झारखंड का, जिसकी आबादी झारखंड में लगभग 24% है, और वह एकदम से किसान से मजदूर बन गया है। यहाँ तक कह सकते कि वो दिहाड़ी मजदूर बन गया है, उसको सालों भर का काम नहीं मिल रहा है। तो कितनी विकट परिस्थिति में कुर्मी जी रहे हैं, इसको आप अनुमान कर सकते हैं। तब हम लोगों ने सोचा कि आखिर
इस अवस्था से इन्हें हम निकालें कैसे? क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो कल के दिन तो ये सभी रिफ्यूजी हो जाएंगे जी। जैसा कि हो रहा है। आप देख रहे हैं, अब पलायन का युग शुरू हो गया जी। इसके पहले गाँव में इतना ज़्यादा पलायन नहीं होता था। आप अभी गाँव में चले जाओ, 18 साल से 35 साल के लोग गांव में नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं। यानी सभी को अपने जीवन यापन के लिए बाहर पलायन कर जाना पड़ रहा है। तो ये जो दुर्गति हमारे समाज की हुई है, इसके जड़ में क्या है और इसको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम लोग जगा सकते हैं, इस पर जब हम लोगों ने चिंतन करना शुरू किया तब लगा कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकारों ने हमारी अवहेलना की है जी। और ये अवहेलना साफ साफ दिखाई पड़ती है जी कि सरकारों ने किस तरह हमारे साथ अवहेलना की। जैसे आप गौर कीजिए कि सरकार ने तो यहाँ कैटेगरीज बांट दी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने कैटेगरीज बांट दी। सरकार ने कहा कोई ST है, कोई SC है, कोई BC1 है, कोई BC2 है, अब तो EWS भी है जी। तो आप बताइए, मनुष्यों का 5 प्रकार से बांट देना, और सिर्फ बांटा ही नहीं है, बांटने के साथ साथ सबों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है कि आपको यही मिलेगा और इतना ही मिलेगा। और जब हम लोगों ने इस वर्गीकरण को देखा और देखा कि किसको कितना मिल रहा है, तो हमने देखा कि कुर्मियों को सबसे कम मिल रहा है, क्योंकि कुर्मियों को इन्होंने BC1 में रखे हुए हैं जी। और BC1 में इनकी आबादी 24% है। इनके साथ 14% मुसलमानों को जोड़ दिया गया है, तो 24 और 14 38 हो गए, और 10% में और OBC है, वो मिला के 48% होता है। और इन्हें सिर्फ 8% का ही भागीदारी मिलता है जी। तो आप बताइए कि ये राज्य क्या कभी भी विकसित हो पाएगा? क्योंकि इसकी 48% जनसंख्या सिर्फ 8% भागीदारी पर जिंदा है, जबकि वहीं पर 3% भी आबादी नहीं है EWS की, और वो 10% लेती है। तो एक अंधा भी तो देखेगा कि जो बंटवारा हुआ है भागीदारी का, वो किस आधार पर, और इस तरह का उसको हम लोग कुड़माली में काना भाग बोलते हैं जी। तो एक तरह से इतना बड़ा पक्षपात झारखंड में BC1 का है। BC1 के साथ, BC1 में अधिकांश कुर्मी है, तो सबसे ज़्यादा तो कुर्मी मार खा रहा है। तो आप अगर सरकारी सुविधाओं में जी। अगर इस तरह का पक्षपात कर रहे हैं और आपकी 24% आबादी सुविधा विहीन रहती है, तो कभी भी आप आशा नहीं कर सकते कि इस राज्य का विकास होगा, और कुर्मी तो कभी भी आशा न करें कि उनका विकास होगा जी। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगी, कुर्मी समाज के लिए ये कहा जाता है, अपने ही लोग कहते हैं कि हमारे पास शरीर तो है, लेकिन गिने चुने लोग हैं जो हमें आंखें दे रहे हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। आपको लोग एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं। हालिया मामला है, टाइगर जयराम महतो जो हैं इस बार डुमरी से विधायक बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कुरमाली भाषा में शपथ लिया, फिर बवाल होने लगा सोशल मीडिया पर, ये खोटा कुरमाली, उनको खोटा में बोलना चाहिए। क्या है सर इसमें इतना द्वंद्व, क्या है समझ, आप थोड़ा सा विस्तार में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं जयराम बाबू को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 81 विधायकों में हिम्मत दिखाई कि मैं कुड़माली में अपना शपथ लूँगा, जिसे कि उन्होंने लिखित तौर पर भी वहाँ दिया। लेकिन ये जो झमेला खड़ा किया गया कि उन्होंने कुड़माली में बोला या खोट्ठा में बोला, जी 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 जी, एक झमेला खड़ा किया गया। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो हिंदी किताबों में पढ़ते हैं, क्या आप वही बोलते हैं? तो लिखित अलग होता है और मौखिक अलग होता है। कुड़मी लोग अगर कोई कहे कि खोरठा बोलता है तो उससे बेवकूफ़ कोई नहीं है।
कुर्मी कभी भी खोरठा बोल ही नहीं सकता है। जी। कुर्मी कभी भी खोरठा बोल ही नहीं सकता है। जी। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो झारखंड है, यहाँ संथाल बोलिए, मुंडा बोलिए, उरांव बोलिए, हो बोलिए, जो लोग यहाँ के इंडिजिनस हैं, जी। और कुर्मी सबसे पुराना इंडिजिनस है, जी। इसलिए वे बाकी जो इंडिजिनस पीपल हैं वो भी कुड़माली जानते हैं। जी। तो जब यहाँ शुरू से कुड़माली रही है जी। और एक कुर्मी परिवार परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बाप दादाओं की बोली ही बोलता आया है, जी। तो आज अगर कोई कहता है कि कुर्मी कुड़माली नहीं बोल रहा है जी। या जयराम महतो कुड़माली नहीं बोल रहा है तो वो बेईमान है। सीधी बात है, कुर्मी के मुंह से जी। जब भी जी। निकलेगा बात जी। तो वो कुड़माली ही होगा, जी। खोरठा कभी भी नहीं हो सकता। सर एक और सवाल है। हाँ। जैसे टाइगर जयराम महतो जी चुनाव जीत गए, उसके बाद एक आया कि वो एक एग्रेसिव नेता हैं, सोशल मीडिया में आए दिन उनका एग्रेशन जो है एकदम हाइपर नज़र आते हैं, किसी बड़े के सामने बोतल पटक देते हैं, यहाँ बड़ा मतलब कि जो बड़े ऊंचे पद पर हैं। आपको क्या लगता है सियासत में एग्रेशन का क्या रोल होता है? देखिए, अगर आप किसी भी राजनीतिक दल के शुरुआती दौर को देखिएगा तो वहाँ अग्रेशन था। भले आपके शरीर पर लाठी नहीं मार रहा है, रोड पे लाठी पटक रहा है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा बिना अग्रेशन का आगे बढ़ा? क्या कांग्रेस बिना अग्रेशन का आगे बढ़ी है? जी। क्या भाजपा बिना अग्रेशन का आगे बढ़ा है? कहीं न कहीं संघर्ष का दौर रहा है। तो जयराम बाबू का तो ये शुरुआत है, तो शुरुआत में तो अग्रेशन रहेगा ही। जी। क्योंकि जब तक आप भीड़ को पत्थर नहीं मारिएगा, भीड़ आपके तरफ नहीं आएगी। तो यहाँ तो सीधे पत्थर नहीं ना मार सकते हैं, मुंह से ही ना बोल सकते। तो ये जुबान का पत्थर है। और जब कोई आदमी टेबल पटकता है या दहाड़ता है जी। तो उसकी इच्छा क्या होती है? उसकी इच्छा होती है कि मुझे सुनो, जी। मुझे सुनो, मुझे तुम नकार नहीं सकते हो। जी। जी। ये एक स्टाइल है, इसको अग्रेशन कहना भूल होगा। ये जयराम बाबू का स्टाइल है कि मुझे नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे तो लो। जी। जैसे छोटा बच्चा लोग नहीं होता है हाँ। घर में, हाँ। कि मम्मी दो दो दो, नहीं तो बटका फोड़ देंगे। जी। जी। वही बात है। सर एक सियासत से ही जुड़ा सवाल रहेगा, अगर कोई किसी समुदाय से अगर आता है, निकल कर नेता बनता है, तो उस पर जनरली टैग नहीं लगता है और हमें फील्ड रिपोर्टिंग के समय ही कहा गया, लेकिन मैडम अगर हमारे कुर्मी समाज से कोई नेता निकलता है तो उनको कह दिया जाता है कि वो कुर्मियों का ही नेता है। जयराम महतो अगर महतो परिवार से उनका ताल्लुकात है तो वो मतलब सिर्फ महतो समुदाय के लिए, कुर्मियों के लिए ही अच्छा करेंगे, ये एक तरीके से लोग कह रहे हैं। क्या लगता है आपको ये जो टैग लगता है? इसका दो डायमेंशन है। शुरू में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अलग करो की लड़ाई लड़ रहा था तो लोग कहते थे कि यह मुट्ठी भर कुर्मियों और मांझियों की लड़ाई है, माने कुर्मी मांझी का मांग है। जी। तो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो आरोप लग सकता है तो जयराम को तो ये आरोप लगेगा ही। क्यों? क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। कौन सा दल नकार सकता है जी। कि जिसे इस बहुसंख्यक से वोट नहीं मिला जी। या नहीं मिलता है? तो जो समुदाय बहुसंख्यक रहेगा उससे सभी को डर रहता है। जी। और जयराम के तरफ कुर्मी संघनित होने लगे, जी। एकत्रित होने लगे, तो डर लगना तो स्वाभाविक है। जी। डर लगना तो स्वाभाविक है। जी। इसलिए इसके रेस को कम करने के लिए ये विरोधियों का, मैंने उसको क्या बोलिएगा, चाले। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके इस वीडियोस को जयराम जी भी देखेंगे और उनके करीबी भी देखेंगे। अपनी ओर से कोई सजेशन उनके पूरे किरदार व्यक्तित्व को देखकर लगता हो कि अगर उम्र जो है कम है, बहुत
जानकार जो हैं, लोग कहते हैं अभी तो नए नए युवा नेता हैं, अपने आप को और वो किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगे उनको? देखिए, एक होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप काम करने लगेंगे ना जी तो काम ही गुरु हो जाता है। जी जैसे जयराम बाबू जिस तरह समाज में आए हैं, वो जानते हैं कि 5 साल पहले मैं क्या था और 5 साल बाद मुझे क्या होना है। दोनों चीज़ उनके पास है। पीछे उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल अगर हटा भी दीजिए तो 20 साल का एक्सपीरियंस तो उनके पास है अपने जीवन का। और ज़मीनी स्तर का जो कटु अनुभव है जी कि गरीबी क्या होती है, जी घर में गार्जियन नहीं होना कैसा दुख देता है, और एक अच्छा गाइड पीछे नहीं होने पर आदमी किस तरह भटकता है, ये सारा एक्सपीरियंस उनके पास है जी। और अभी के दुनिया को वो देख रहे हैं। क्योंकि 30 साल का जुआ को सब कुछ का ज़रूरत होता है। उसको घर भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। वो एक जॉब के अर्थ को समझता है या एक पैसा कमाने के स्रोत को समझता है, या जुआओं के हाथ में पैसा होना चाहिए इस बात को भी वो समझता है जी। या जुआओं के हाथ में काम होना चाहिए इस बात को वो समझते हैं। तो उनका वो जो काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, हर काम उनका गाइड करेगा जी। हम लोग उनसे यही कहना चाहेंगे कि लोग भले ही कह रहे हैं कि वह कुर्मियों का नेता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कुर्मियों को जितनी ज़रूरत जयराम की है, कहीं उससे ज़्यादा अन्य जातियों को जयराम जैसे व्यक्ति की ज़रूरत है। हाँ, वे उनके दरवाजे पर जाएं जी। और अगर वो जात पूछ के काम करता है तो वो गलत है जी। और अगर बिना जात पूछे काम करता है तो फिर तो वो सही है एकदम। तो जहाँ तक हम लोग उनको अगर कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस भी विषय पर पत्रकार उनसे बात करना चाहे वो उसका पहले गहराई से अध्ययन कर लें जी। तभी पत्रकार से बात करें, अन्यथा उस समय उन्हें टाल दे कि बाबू तुम 2 रोज बाद हमसे पूछना, जी। अभी मेरे पास समय नहीं है। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि गौतम बुद्ध के सामने एक बच्चा, मैंने एक माँ एक बच्चे को ले गई, बोली कि सर इसको ये बहुत गुड़ खाता है, इसको मना कीजिए गुड़ खाने से। तो बुद्ध बोले कि कल आना। फिर वो महिला कल आई तो बुद्ध फिर बोल दिए कि तुम परसों आना। तीसरे दिन बुद्ध बोले कि बेटा कल से गुड़ मत खाना। तो बच्चे की माँ बोली कि सर मैंने गुरुजी आपने पहले ही दिन क्यों नहीं कहा? बोला कि मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं उससे कैसे आशीर्वाद दे दूँ कि तुम गुड़ मत खाओ। तो जयराम बाबू से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जिस भी विषय पर अपनी पकड़ रखते हो उसी विषय पर वो मुखातिब हों जी। और जिस विषय पर उन्हें पकड़ नहीं है उसमें ज्ञान की ज़रूरत है वो पहले अध्ययन कर लें, उसको सोच लें, समझ लें, तब उसमें वक्तव्य दें। जी जी। जैसा कि आपने देखा होगा उन्होंने कुर्मी के एसटी मुद्दे पर EWS पता नहीं कहाँ से खोज के लिख के डाल दिया। उस बात का हमें बहुत दुख है जी। कि मैंने दुनिया के दिमाग में वो एक विद्वान जी 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 हैं। कहे जा रहे हैं और अपना ही मसला, कुर्मियों के मसला को उन्होंने EWS जैसे शब्द से जी। परिभाषित करने का प्रयास किया, उसका हमें बहुत दुख है। इसलिए मैं उनसे चाहूँगा कि वो जब ऐसे सेंसिटिव मामलों में उन्हें अगर कोई प्रश्न करता है जी 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 तो उन्हें सोच समझकर जी जवाब देना चाहिए। सर, आप जो हैं, आपको लोग बतौर शिक्षक देखते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पुनरियार जी की जो पर्सनालिटी है वो विधायक रहते हैं, उससे भी ऊपर जाते, सियासत में उनका वो ऐसा पर्सनालिटी है कि वो सब चीज़ को बदल के रख देंगे। पूरे जीवन में सर कभी भी ऐसा नहीं आया कि मतलब खुल के जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स करना, वैसा पार्ट बनना? कितने समय से कुछ वैसा अगर अपने बारे में आज आप बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत बचपन से ही, बहुत बचपन से, पता नहीं क्यों राजनीति आकर्षित जरूर करती है या राजनीति से बहुत चीज़ों का समाधान हो सकता है,
लेकिन पता नहीं क्यों उसकी सीधी भागीदारी कि मैं कभी एमपी बन जाऊं या एमएलए बन जाऊं, जी जी जी, ऐसा मैं कभी सोचता नहीं हूं और चाहता भी नहीं। मुझे लोगों के साथ रहने में, लोगों से बातें करने में और लोगों से घुल मिल कर रहने में बहुत अच्छा लगता है जी क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप सीधे रूबरू होते हैं जी, और आप किसी खास मुद्दे पर उसको आगे बढ़ा रहे होते हैं, ऊंचा उठा रहे होते हैं, यानी वर्टिकल जो अपवर्ड डायरेक्शन का जो विकास होता है किसी खास मुद्दे पर आप वो कर रहे होते हैं और उसको जब आप समाज में समूह में होते हुए देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है जी। तो लोगों के बीच रहना मैं ज़्यादा मतलब अच्छा सियासत समझते हैं पर सियासत करना नहीं। हाँ, नहीं करना है जी सियासत समझते भी हैं और सियासत करना भी है, जी लेकिन एक जयराम नहीं। जी मैं उसका सपना देखता हूँ जब मैं 81 जयराम कुर्मियों में देख लूँ जी कि 81 के 81 सीट पर 81 जयराम जैसे कुर्मी जी जिस दिन मैं पैदा कर सकूँ उस दिन मैं अपने आप को सक्सेस और भाग्यशाली मानूंगा। जी। झारखंड को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है सर? किन किन मामलों पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी, सब चीज़ अच्छा लगने लगेगा। जिस अच्छे दिन की बात करता है, अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी नज़र में अच्छे दिन कैसे आ जाएंगे? देखिए, जब शुरू में झारखंड बना था ना, शुरू में या जब नहीं बना था, झारखंड की लड़ाई चल रही थी जी। उस समय हम लोगों का सपना यही था कि जिस दिन झारखंड बनेगा सब कुछ झारखंडियों का होगा, सब कुछ झारखंडियों का होगा जी। देखिए मैम, आज के युग में जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो सरकार के बजट के अनुसार ही चलती है जी। और सरकार के नीतियों के बदौलत ही चलती है। एक सरकार जितना खर्च करती है वो सारा का सारा पैसा मार्केट में आता है, लेकिन हमारे सियासत वाले लोगों ने या सियासतदान लोगों ने शुरू से ही इस बात को ध्यान नहीं रखा। हम लोग उस समय मांग कर रहे थे और अभी भी मांग करते हैं कि यहाँ का 95% शिक्षण संस्थान की सीटें झारखंडियों को मिले, 95% ठेकेदारी झारखंडियों को मिले, 95% जितना ट्रांसपोर्टिंग का, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग का काम है वो झारखंडियों को मिले, यानी खतियानधारियों को मिले, तो खुशहाली आएगी जी। क्योंकि काम सबों को चाहिए ना जी। हर कोई तो अफसर नहीं हो सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता है, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता है, लेकिन हर आदमी मेहनती हो सकता है, परिश्रमी हो सकता है, बशर्ते कि काम के जितने भी डायमेंशन हैं। तो हमारी झारखंडी सरकार जिस दिन ठान लेगी कि 95% जॉब्स झारखंडियों को मिले, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। लाइसेंस जिस दिन आप ठेकेदारी का जारी करते हैं, आप देखिए लाइसेंस किसको दे रहे हैं, आप झारखंडी को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप यहाँ के लोगों को विस्थापित कर रहे हो और बाहरियों को स्थापित कर रहे हो जी। ये कैसा विकास है जी। हम तो यही चाहेंगे जी कि आप जिसकी जमीन लेते हो जी, उसको पहले आप शेयर होल्डर बनाओ, उसके बाद जितना जमीन लेते हो उतनी जमीन दो जी, और उस जमीन को खेती लायक बनाने के लिए जितना खर्चा होगा वो तुमको देना होगा। और जिस एरिया में फैक्ट्रियाँ लगेंगी और फैक्ट्री के लोग रहेंगे, वहाँ पर भी लैंडलॉर्ड्स का अलग कॉलोनी बनना चाहिए जी। तब कौन नहीं जमीन देगा जब उसको शेयर होल्डिंग में, क्योंकि नौकरी देना बड़ी बात नहीं, नौकरी तो आप सबको दे रहे हो जी। तो योग्यता के अनुसार न दे दोगे। हाँ। कोई अगर मान लीजिए जमीन का आदमी है, आप उसको एमडी थोड़े बना दोगे, वो मजदूर के लायक है तो मजदूर ही रहेगा। लेकिन जब आप शेयर होल्डिंग दोगे तो शेयर उसको हरदम मिलेगा, उससे उसका अपना आय होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, वो आगे बढ़ेगा जी।
और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो भी गरीबी नहीं देखेगा, वो भी देखेगा कि हमारे पुरखों के संपत्ति से मुझे कुछ न कुछ मिल रहा है। जी सर, अंतिम सवाल मेरी ओर से। कुछ दिन पहले हमने विधायक राज सिन्हा जी का धनबाद में इंटरव्यू किया, तो हमने उनसे पूछा कि बाहरी भीतरी शब्द जो है झारखंड में अभी जो है एयर में है, तो उन्होंने कहा कि अगर 5-6 पीढ़ी जो है लगातार अगर किसी जगह पे बस जाती है, रह जाती है, तो बाहरी शब्द जो है चुभता है। यहाँ के कई ऐसे नेता हैं जिनको बाहरी शब्द जो है वो चुभता है। उन्हें अगर कहा जाए कि आप यूपी वाले हैं, बलिया वाले हैं, तो उनका दिल जो है रोने लगता है। आपके अनुसार बाहरी भीतरी की परिभाषा एक बार और जरा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैंने ये इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए कि बाहरी कौन भीतरी कौन। आखिर देश में सिटीजनशिप दिया जाता है जी। सिटीजनशिप अलग है और डोमिसाइल अलग है। भारत सरकार के संविधान में ही सिटीजनशिप अलग है और डोमिसाइल अलग है। एक यूपी डोमिसाइल वाला क्या कहेगा कि मैं झारखंड का डोमिसाइल हूँ? ये संभव है? यानी एक व्यक्ति का 2 माँ बाप नहीं हो सकता, एक ही माँ बाप होगा। गौर कीजिए बात को। तो एक आदमी किसी भी इस देश के किसी भी राज्य में किसी वो एक ही राज्य का हो सकता है, 2 राज्य का नहीं हो सकता। आप यूपी वाले भी रहोगे और झारखंड के भी रहोगे, ऐसा कभी संभव है? एक व्यक्ति का 2 माँ बाप नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है जी। होगा? तो एक आदमी का 2 मिट्टी कहाँ से हो जाएगा कि मैं उस राज्य में भी जन्मा हूँ और उस राज्य में भी जन्मा हूँ? तो मतलब ये पॉलिटिकल बोली है कि हमको यूपी वाले भी हैं, हम वहाँ रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी पीढ़ी रह गई, हम झारखंडी भी हैं। नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप यहीं बने रहना चाहते हो या यहीं के होना चाहते हो तो यहीं के हो जाओ, फिर वहाँ की मिट्टी का तुम नाम नहीं लेना जी। लेकिन उनकी सारी रिश्तेदारी खोज के देखो क्या झारखंड में है? ठीक है, 6 पीढ़ी से 6 पीढ़ी से उन्होंने कितने झारखंडियों से रिश्ता जोड़ा है? ट्राई टू फाइंड आउट। अगर उन्होंने यहाँ के लोगों से रिश्तेदारी नहीं जोड़ी जी। और यहाँ की उन लोगों की कमाई अगर यूपी जाती है जी। तो उन्हें मैं यूपी का मानूंगा या झारखंड का मानूंगा? और यहाँ का लोग अगर कमाएगा तो यहीं का जन्मे हुए लोग, यहीं के मिट्टी के लोग खाएंगे। यहाँ का रिसोर्स को, यहाँ के रिसोर्स से इनकम करके यूपी और बनारस वाले नहीं खाएंगे। मेजॉरिटी लोग अब ये कहने लगे हैं बाहरी भीतरी के बाद कि हमारी 5 पीढ़ी रह गई तो हम झारखंडी हुए हैं। अच्छा, 5 पीढ़ी? आप कहीं 100 साल भी रह जाओ ना तो वहाँ के इंडिजिनस नहीं हो सकते हो। आज हम लोग इंडिजिनस का लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आज हम लोग इंडिजिनस का लड़ाई लड़ रहे हैं ना। कौन कह रहा है, कौन मान रहा है? संथाल मुंडा उरांव नहीं मान रहे, जबकि वे हमारे से बाद में आए हैं झारखंड में, ये प्रूव है जी। वो नहीं मान रहा है, हमारे झारखंडी नहीं मान रहे, हमारी इंडिजिनसिटी नहीं मानी जा रही है, तो उनकी बाहरियत को कौन नकारेगा? अरे आखिर आए हो तो 80 के दशक मैंने 1885 के बाद ही आए हो, क्योंकि 1891 में तो कोलियरी शुरू हुआ। तो आप 150 साल में 6 पीढ़ी कहाँ से हो गए? सूर्यदेव सिंह के बाद ही न है आप हैं, तो अभी तो सूर्यदेव सिंह का नाती हो सकता है, तो तीसरी पीढ़ी और 3 पीढ़ी में कोई कह दे मैं झारखंडी होती है, तो आप कितना पीढ़ी से भी हैं उससे मतलब नहीं है। आप किस मिट्टी के हो, आपका इतिहास आपके पीछे चलता है जी। मैं कभी भी अपने आप को बिहारी नहीं बोल सकता हूँ जी जी। मैं शुरू से अपने आप को जानता हूँ मैं झारखंडी हूँ, मैं झारखंडी। जो बंगाली है बंगाली है। तो ऐसे लोग खुद के साथ भी छल कर रहे हैं जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बस बाहरी लोगों का वोट एकत्रित रहे उनके पीछे, इसी बात की राजनीति है, दूसरी कुछ नहीं है। और झारखंडियों की भलाई वो देखना नहीं चाहते, सीधी बात है जी। और हम झारखंडियों को ये समझना पड़ेगा जी कि हम उन्हें किस मुंह से वोट देते हैं जी सर। तो और वोट ही उनका प्राण है, वोट छोड़ दो तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, सारी राजनीति बंद हो जाएगी। जिस दिन झारखंडी कसम खा लेंगे ना कि बाहरियों को वोट नहीं देना है। धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं, एक साधारण इंटरव्यू नहीं है, एक ऐसे
समाज सुधारक पथ प्रदर्शक को हम सुन रहे हैं। दीपक पुनरियार जी हैं जिनकी ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, और हम एक ऐसी यात्रा पर निकल गए थे कि बिल्कुल मेरे लिए तो खो जाने वाला एलिमेंट रहा, क्या पूछा जाए, इतनी सारी इनके पास डिटेलिंग है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा जुड़ेंगे, अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।